आज खाने में कुछ नहीं था। प्रतिभा भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से रागिनी ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह खत्म हो गए थे। इसीलिए प्रतिभा दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर रागिनी ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही प्रतिभा रागिनी के पास गई और बोली, बहू, मुझे जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। प्रतिभा का कहना सुनकर रागिनी मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर में मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसीलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के प्रतिभा का मन उदास हो गया। फिर प्रतिभा धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। रागिनी गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? कुछ सोचकर रागिनी किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर प्रतिभा के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर रागिनी घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। प्रतिभा ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। रागिनी ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह प्रतिभा अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा महेश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। प्रतिभा बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद महेश गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। प्रतिभा चौंक गई और बोली, वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? महेश बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा चाहिए ना। वैसे भी यह भी रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? प्रतिभा कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर महेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है ना कि रागिनी के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसीलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। प्रतिभा सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर
आश्रित थी। इसीलिए महेश ने जो कहा उस पर प्रतिभा ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था। सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम नरेंद्र था। एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज रागिनी और महेश को प्रतिभा के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे प्रतिभा नरेंद्र को अपने बेटे जैसा मानने लगी। नरेंद्र भी आते जाते प्रतिभा का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। महेश और रागिनी को प्रतिभा से कुछ लेना देना नहीं था। रागिनी बचा हुआ खाना उसके थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। प्रतिभा तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वह आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे पर रहना पड़ रहा था। कभी कभी प्रतिभा को बहुत रोना आता था। प्रतिभा नरेंद्र को अपनी मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब महेश को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें महेश के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे तो महेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी कह नहीं सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे, तो महेश पैसे बचने चाहिए, इसीलिए महेश आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब महेश ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। प्रतिभा बहुत घबरा गई और वह भाग कर गई और महेश के कमरे का दरवाजा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उस पर महेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। प्रतिभा रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी, तो कभी स्टीम दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। महेश रोने का नाटक करने लगा। रागिनी तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो।
सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ प्रतिभा को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। प्रतिभा के आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके होठ थरथर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो। मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाकर्म कर दिया गया। प्रतिभा के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, महेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद रागिनी और महेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। प्रतिभा को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसीलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी। पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार नरेंद्र उसके पास आया और प्रतिभा को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर प्रतिभा की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह प्रतिभा रागिनी और महेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। प्रतिभा का कहना सुनकर रागिनी बहुत खुश हुई। महेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में प्रतिभा ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, महेश, तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और रागिनी, तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें तो सुन लो। और प्रतिभा हंसकर बोली, ये बातें सच्ची है कि वृद्धाश्रम में मैं रहूंगी, पर इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। मेरा आखिरी निर्णय है ये। यह सुनकर महेश और रागिनी दोनों ही चौंक गए। महेश और रागिनी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि प्रतिभा घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको प्रतिभा की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। प्रतिभा का कहना सुनकर महेश गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक यह घर मेरे ही नाम पर है। प्रतिभा गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। महेश
घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धा आश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा। प्रतिभा ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर प्रतिभा अपने रूम में चली गई। महेश और रागिनी शांत प्रतिभा को जाते हुए देखते रह गए। प्रतिभा ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उस घर में आश्रय दिया। नरेंद्र की मदद से वृद्धा आश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं।